जाते हैं और किस तरह से हमें उन प्रश्नों को अपने समझ के अनुसार उत्तर देना है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए मैं उन्हीं प्रश्नों को करवाता हूं जो आपको समझ पर आधारित हों और उत्तर भी आप समझ पर आधारित करके आगे बढ़ें। प्रश्न क्रमांक पहला लूंगा प्यारे मित्रों आपके साथ में बिना किसी देरी के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है? प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं अधिगम युक्तियों का आकलन, अभी आपको यहाँ पर एक क्लियर होना चाहिए कि अधिगम क्या है और अधिगम की युक्तियाँ क्या हैं, ये भी पता तो हो, तभी तो आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे। और आकलन क्या है ये भी तो पता हो। हम पुराने, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, पुराने वीडियो में मैंने सारा कवर कराया है आपके लिए क्या होता है अधिगम। अभी आप लोग समझ लें, अधिगम के दो अर्थ होते हैं प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करेंगे। एक अर्थ होता है जो कि संकीर्ण अर्थ कहलाता है, उसे कहते हैं सीखना। अधिगम का संकीर्ण मतलब छोटा अर्थ होता है सीखना, और एक अर्थ होता है व्यापक अर्थ जिसका अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। प्यारे मित्रों, व्यवहार में परिवर्तन, ये व्यापक अर्थ होता है अधिगम का मतलब। और अधिगम की परिभाषा भी हमने पहले वीडियो में करे हुए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी आप लोग देखिए, अधिगम के युक्तियों के लिए आकलन करना। आकलन मतलब होता है जांच। आकलन मतलब क्या होता है दोस्तों? जांच। अब इसको समझना, ऑप्शन लेंगे। आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है। क्या हम आकलन इसलिए करते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा होशियार है, ये बच्चा कम होशियार है, ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। यदि हम कक्ष में अपना शिक्षण कार्य करा रहे हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया करा रहे हैं ना प्यारे मित्रों, तो आकलन जो होता है हमारे शिक्षण विधियों की जांच और साथ साथ में बच्चे के स्तर की जांच करने के लिए आवश्यक होता है आकलन। बिल्कुल सही है। अभिभावक शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है। मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारी दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, जब हम बात करते हैं आकलन की, तो अभिभावक शिक्षार्थी आदि को उपलब्धि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए आकलन नहीं किया जाता मेरे दोस्तों। यदि आप ऐसा एकमात्र उद्देश्य बना के करेंगे आकलन, तब तो हो गए आपके बच्चों के स्तर में परिवर्तन। बिल्कुल नहीं होगा। आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे मित्रों। आकलन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसका मतलब ही होता है लगातार बच्चे की जांच करना, लगातार बच्चे का आकलन करना। प्यारे दोस्तों, इसलिए आपका उत्तर पहला नंबर आप लोग लॉक कर लेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, इसलिए आपका उत्तर जाएगा सेकंड नंबर, माफ करना, सेकंड नंबर आपका उत्तर जाएगा। मतलब क्या कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। याद हो गया? सेकंड नंबर प्रश्न लूंगा आपके साथ में। यदि प्रश्न में मजा आया है ना प्यारे मित्रों, शेयर कर दीजिए एक बार दबा के, जरा मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न लूंगा आपके साथ प्यारे मित्रों। एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में पहली बार विद्यालय जाने वाली पीढ़ी के कुछ शिक्षार्थी हैं, वहाँ शिक्षक को चाहिए। आप लोग माध्यमिक की जगह प्राथमिक कर लेंगे, माध्यमिक की जगह प्राथमिक कर लेंगे। मैंने कहा एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में पहली बार विद्यालय जाने वाली पीढ़ी के कुछ शिक्षार्थी हैं, वहाँ शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए प्यारे मित्रों, बताइए मुझे, शिक्षक क्या करे? मान लीजिए आपके स्कूल में पहली बार कोई बच्चा आया है, आप क्या करेंगे? अभिभावक को बुलाकर कहें कि यदि भाई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें ट्यूशन लगवाएं। बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों, ट्यूशन जैसे शब्द बंद कर दिए गए हैं। अभिभावकों को बुलाकर एक लंबा भाषण दें कि वे किस प्रकार अपने इन बच्चों पर धन व्यर्थ कर रहे हैं। मतलब क्या बच्चे को भर्ती करना धन व्यर्थ करना है क्या? बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों। बच्चों को समझने के लिए उनसे बात करें तथा कक्षा को उनके अधिगम के लिए प्रेरक बनाएं। बिल्कुल सही है। बच्चों को समझने के लिए उनसे बात करना है कि आप अपने बच्चों को समझें, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उनको जानें और उनके अधिगम के लिए उन्हें प्रेरक बनाएं। मतलब बच्चा क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा, उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। संवेदनशीलता से बच्चों को बताएं कि उनमें और शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता नहीं है तथा उन्हें अब अपने माता पिता के कार्यों में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों। एज अ टीचर आप ऐसा करेंगे तो आपके टीचर होने का क्या मतलब है? आप शिक्षक हैं, आप क्या करें? अभिभावकों को मोटिवेट करें। इस तरह से मोटिवेट करें अपने अभिभावकों को, अपने पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चों को लेकर क्या हो, थोड़ा सा क्रिएटिव हो, थोड़ा सा अवेयर हो, जागरूक हो।
और उन्हें अधिगम के लिए क्या करें, प्रेरित करें। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया है तो शेयर कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में प्यारे मित्रों। ये प्रश्न ना सिर्फ आपके प्री के लिए बल्कि आपके मेंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों। जो नए साथी जुड़ रहे हैं, आप सबसे चाहूंगा मेरे प्यारे गृहिणियों, मेरे प्यारे बहनों, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बने रहना है। थर्ड प्रश्न लूंगा आपके साथ में, प्रश्न क्रमांक तीसरा मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को, प्यारे मित्रों जब हम बात करते हैं वंचित पृष्ठभूमि, वंचित मतलब क्या समझते हैं? ऐसे बच्चे जो कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से क्या हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन दिया गया है, वो क्या हैं, उन चीज़ों को झेल रहे हैं या फिर अक्षम हैं, उन्हें कहते हैं वंचित पृष्ठभूमि के छात्र, या फिर आप समझ लेंगे सामाजिक पृष्ठभूमि में जो कि क्या है, वंचित रह गए हैं। जैसे कि आपके कौन से मतलब ST SC लेवल के जो होते हैं ना, उन्हें कहते हैं वंचित पृष्ठभूमि के छात्र। अब उनके लिए आप क्या करेंगे? उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के पेशे का अनुकरण कर रख सकें। उन्हें नियमित विद्यालयों में डाला जाना चाहिए तथा सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उन्हें पाठचर्या अपनाने तथा सीखने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। भिन्न विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक योग्यताएं अन्य शिक्षार्थियों से मेल नहीं खाती। बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों। अब आप बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। आप लोग नोट करेंगे मेरे साथ में, जैसे जैसे मैं नोट कराता हूं वैसे वैसे लिखना। समावेशी शिक्षा प्यारे मित्रों, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की अवधारणा ऐसे आई प्यारे मित्रों, क्या हुआ, आज़ादी के बाद से हमारा भारत देश बहुत ज़्यादा इतर बितर था, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना प्यारे मित्रों क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग विद्यालय बनाए गए। मतलब क्या, लड़कियों के लिए अलग विद्यालय, लड़कों के लिए अलग विद्यालय, उच्च श्रेणी वाले बालकों के लिए अलग विद्यालय, निम्न श्रेणी बालकों के लिए अलग विद्यालय। इससे क्या होता था कि भेदभाव, जाति प्रथा, धर्म आदि चीज़ों को बहुत बढ़ावा मिलता था। इन सबको दूर करने के लिए प्यारे मित्रों एक ही विद्यालय में सभी स्तर के बच्चों को साथ में लेकर शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। इसको लाया गया और इसके बाद जो परिवर्तन देखने को मिला प्यारे मित्रों आप सबके सामने है। हम सब एक ही स्कूल में बैठकर, लड़का हो चाहे लड़की हो, उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, श्रेष्ठ कुल का हो या निम्न कुल का हो, सभी एक साथ आगे बढ़ के पढ़ते हैं। यही समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। अर्थात नियमित स्कूल में उन्हें शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। यही मेरी क्लास का सबसे बड़ा क्या है प्यारे मित्रों, उद्देश्य है कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं सिखाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न देखेंगे ध्यान से आप लोग मेरे साथ में। प्रश्न को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तभी उत्तर कर पाते हैं। अधिगम अक्षमता या अशक्तता वाले बच्चों को, मतलब क्या, ऐसे बच्चे जो कि अक्षम हैं अधिगम में, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे श्रवणबाधित हो, चाहे मूक बधिर हो, ऐसे बच्चों को आप क्या करेंगे? वही मैंने बताया, समावेशी शिक्षा। इसके पहले अलग संस्थान में डाला जाए, ना कि मुख्य धारा विद्यालय। बिल्कुल गलत प्यारे मित्रों। अलग संस्थान में डालेंगे तो क्या, उनको पढ़ाने के लिए अलग टीचर चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए। ऐसी सुविधाएं तो हमारे भारत देश में कहीं कहीं पर हैं। नियमित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है जहां उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई हो। बिल्कुल सही है। व्यावसायिक शिक्षा दी जाए तथा उसे विज्ञान तथा लेखन कौशल ना सिखाया जाए। बिल्कुल नहीं। क्या ऐसे बच्चों को विज्ञान और लेखन सीखने का अधिकार नहीं है? उसकी त्रुटियों के लिए बुरा तथा कठोर दंड दिया जाए। बिल्कुल गलत। ये ऑप्शन तो पूरी तरह गलत हो गया। अब आपको सामने ये देखिए, आपका उत्तर सेकंड नंबर सही होता नजर आ रहा है, क्योंकि नियमित विद्यालय मतलब समावेशी शिक्षा आपको ये पता होना चाहिए। अच्छे से नोट कर लेंगे सारी चीजों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर लेके 5 नंबर प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 5 की जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, नोट करेंगे मेरे साथ आप लोग। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे। प्यारे मित्रों जब हम बात करते हैं प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की, तो अब आपको यही पता होना चाहिए कि प्रतिभाशाली बच्चों का IQ कितना होता है और सृजनात्मक बच्चों का IQ कितना होता है। समझना, जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों प्रतिभाशाली बच्चों की, तो इनकी IQ लिख लेना आप लोग 120 से 140 तक, ठीक है ना। 120 से 140 तक, या फिर कहीं की 140 भी आपको देखने को मिलेगा। अब IQ निकालने का सूत्र नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ। IQ किसे कहते हैं? इंटेलिजेंट कोशेंट होता है। लिखना मेरे साथ आप लोग, क्या होता है? MA
बटा में CA मल्टीप्लाई 100, MA बटा में CA मल्टीप्लाई 100। MA क्या होता है प्यारे मित्रों? मेंटल एज, मानसिक आयु। क्या प्यारे मित्रों? मानसिक आयु होता है। एक बार नोट कर लूंगा मैं इसके आपके लिए, देखना जब हम बात करते हैं MA की, आप लोग लिखेंगे MA होता है मेंटल एज, मानसिक आयु, इसे कहते हैं मानसिक आयु। CA होता है प्यारे मित्रों, इसे कहते हैं शारीरिक आयु। प्यारे मित्रों ये होता है शारीरिक आयु, सेलेस्ट्रल एज कहते हैं इसे। अब ध्यान देना, अब एक बच्चे का हम लोग IQ निकालते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की आयु है प्यारे मित्रों 8 साल। प्यारे मित्रों लिखना 8 साल किसी बच्चे की आयु है और वो बच्चा 16 साल के बच्चे की तरह, 16 साल के उम्र के बच्चे की तरह सवालों को हल कर पा रहा है, जवाब दे पा रहा है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो गई? 16। सेलेस्ट्रल आयु हो कितनी? 8। तो 16 बटा में 8 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? MA बटा में CA, इस तरह से निकालना है। MA बटा में CA मल्टीप्लाई 100, 8 दूनी 16, 100 दूनी 200, मतलब 200 IQ हो गया, मतलब एक प्रतिभाशाली बालक हो गया। नोट कर लेंगे प्यारे मित्रों, मैंने क्या बताया आपको कि MA बटा में CA, MA बटा में CA मल्टीप्लाई 100 आपको याद रखना है। ये होता है IQ निकालने का फॉर्मूला, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट निकालने का फॉर्मूला, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी IQ आप लोग याद रखेंगे 140 होता है। अच्छा, सृजनात्मक बालक कौन होते हैं प्यारे मित्रों? सृजनात्मक बालक ऐसे बालक होते हैं जो कि हर समस्या का समाधान करने में अपनी तर्क और अपनी वितर्क प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, अपनी कौशलों का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी चीज को वो एज इट इज नहीं लेते, जैसे का तैसा नहीं लेते। मतलब क्या, मान लीजिए आपने किसी भी समस्या को उनके सामने रखा, तो उस समस्या का समाधान करने में वो क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे पक्का करेंगे, यही होता है सृजनात्मक बालक की पहचान। और सृजनात्मक बालक की IQ आप लोग लिखेंगे 90 से 110। प्यारे मित्रों ये पूछता है सृजनात्मक बालक की IQ क्या होती है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, आप बताएंगे 90 से 110। क्यों? क्योंकि ये औसत दर्जे के बच्चे होते हैं। अब समझना, एक प्रश्न ये पूछेगा, क्या सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली होते हैं या प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक होते हैं? आप ध्यान रखना, एक सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली हो सकता है, पर प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक होगा, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं होता। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए मेरे साथ, बहुत सारा व्याख्यान हो गया, मजा आ गया होगा। चलिए, उनकी पूर्ण संभावनाओं के योग्य बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रखते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालक को आप क्या करते हैं? पूर्ण संभावनाओं के योग्य बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रखते हैं। व्यवहार करने में बहुत दुसाध्य हैं और शिक्षक को उनके साथ बहुत कठोर रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। विकास के सभी क्षेत्रों, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक में प्रतिभाशाली होते हैं, बिल्कुल सही है। उच्च बुद्धि लब्धि लब्धांक वाले होते हैं और अपने समवयस्कों की तुलना में उनके श्रेष्ठ सामाजिक कौशल होते हैं। जरूरी नहीं है श्रेष्ठ सामाजिक कौशल हो, जरूरी नहीं है, पर यहाँ समझने वाली बात यह निकल के आ रही है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, क्या उनकी पूर्ण संभावनाओं के योग्य बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रखते हैं, बिल्कुल सही है। विकास के सभी क्षेत्रों, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक में प्रतिभा, बिल्कुल नहीं। अब समझना, तो प्रतिभाशाली बालक होता है, जरूरी नहीं कि वो सामाजिक रूप से सक्षम हो। कुछ बच्चे जो हैं निम्न स्तर के भी होते हैं परंतु प्रतिभाशाली होते हैं, है ना। तो ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, पर यहाँ पर पूरी तरह से फर्स्ट नंबर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संभावना मतलब उनके भविष्य उन्मुखी कार्य हमें करने चाहिए। मतलब उनके प्रतिभा को देखकर, उनकी प्रतिभा को पहचान कर हम उन्हें अच्छे कार्य दे सकते हैं, उन पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। क्लियर है? ताकि वो क्या ना हो, भटके ना। समझ में आ गया है? चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 लूंगा आपके साथ में, समझ में आ रहा है तो शेयर करना है प्यारे मित्रों। जब हम प्रश्न क्रमांक 6 की बात कर रहे हैं, एक प्रतिभाशाली, माफ करना, एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, एक प्रगतिशील व्यवस्था मैंने पहले ही पढ़ाया आपको, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड कहलाती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। उनके लिए क्या करना है हमें, आप समझना आप लोग, उनके लिए हमें करना है, अन्य बच्चों से पृथक किया जाता है तथा केवल भोजन के समय मिलने दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। मेरे स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है उन लोगों को। उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चों में घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वे सभ्य व्यवहार संतुलित रखेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं होता। अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा उनकी आवश्यकताओं हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है, बिल्कुल सही है। अब समझना, आपके स्कूल में कोई दृष्टिबाधित बालक है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ब्रेल लिपि की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। जितने भी उपकरण हैं उनकी व्यवस्था कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। विशेष
व्यवस्था की जाती है। समझ में आ गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 लूंगा आपके साथ प्यारे मित्रों। प्रश्न क्रमांक 7 आप लोग वाली स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या होता है? इसे आप लोग विद्यार्थी केंद्रित या स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग कहते हैं। मतलब ऐसा शिक्षण जिसमें शिक्षक जो होता है गॉड होता है। शिक्षक क्या होता है प्यारे मित्रों? गॉड होता है और बच्चे मुख्य होते हैं। बच्चे मुख्य होते हैं। शिक्षक यहाँ पर सुविधादाता का रोल निभाते हैं, फैसिलिटेटर का रोल निभाते हैं और बच्चे यहाँ पर मुख्य होते हैं। आ रहा है समझ में? तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षार्थी निष्क्रिय ग्रहण करता, बिल्कुल नहीं। देखते साथ ही गलत कर दो आप तो यहाँ पर। शिक्षार्थी सीखने में धीमे, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है, बहुत प्यारा आंसर आ गया। और शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शन होते हैं, मतलब फैसिलिटेटर होते हैं। ऊपर के 2 ऑप्शन तो गलत कर दो। शिक्षार्थी कुछ नहीं जानते और शिक्षण का अर्थ है तथ्यों को उनके पास तक पहुंचाना, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी बहुत कुछ जानता है, बहुत सारा ज्ञान लेके अपने परिवार से विद्यालय में आता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। आप लोग उत्तर कर लेंगे। अब जब हम इस प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या और करेंगे, समझना हमारे पास 3 चीजें होती हैं प्यारे मित्रों। शिक्षा की प्रक्रिया त्रिमुखी होती है, लिखना। शिक्षा की प्रक्रिया त्रिमुखी होती है। जॉन डीवी साहब लिखते हैं। पाठ्यक्रम पहले शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। जॉन डीवी ने बताया है। शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम लिख लेंगे। ये प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्रमांक 8 लूंगा आपके साथ मेरे प्यारे दोस्तों। नोट करते जाइएगा सारी चीजें आप लोग अपने नोटबुक में। अधिगम को कैसे सुगम बनाया जा सकता है? सीखने की प्रक्रिया को आप लोग कैसे सुगम बना सकते हैं? सुगम मतलब हर बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। दंड के द्वारा बच्चे को कठोर कार्य के लिए ढकेल कर। क्या आप बच्चों को दंड देंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। बच्चे को बहुत अधिक व्यायाम तथा अभ्यास के लिए कहना, बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों। बच्चे पर लंबे समय तक अध्ययन के लिए दबाव डालना भी नहीं है। बच्चे जिन्हें पहले से ही जानता है उनसे कुछ नए तत्वों को जोड़कर, बिल्कुल सही प्यारे मित्रों। जब हम बात करते हैं पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, हम बात करते हैं पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, मतलब बच्चा क्या कि बच्चा पहले से ही बहुत कुछ जानता है। मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ाना है पेड़ पौधों के बारे में, तो बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा क्या जानता है पेड़ पौधों के बारे में। क्या बच्चा पेड़ पौधों से जानता है, रूबरू है? क्या बच्चा पेड़ पौधों के बारे में अच्छे से जानता है, नहीं जानता है? आप जब भी टीचिंग करें तो उनसे जुड़े हुए सवाल अवश्य पूछे, पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए सवाल अवश्य पूछे, जिससे क्या होगा आपको उसको नए ज्ञान देने में सहायता मिलेगी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक, मतलब क्या? पियाजे साहब, जीन पियाजे आप सबको पता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, आप लोगों को मैंने पहले ही सिखाया इनके बारे में और अच्छे सीख लेंगे अभी। उनके अनुसार रचनावादी शिक्षक मतलब एक क्रिएटिव टीचर क्या होता है? विविध विषयों पर लंबे व्याख्यान देता है, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। एक कक्षा कक्ष मतलब क्या है? एक अनुशासित कक्षा कक्ष की पहचान है। पीछे की सीट पर बैठ जाता है और शिक्षार्थियों का परीक्षण करता है, नहीं। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखा देता है, बिल्कुल नहीं। एज अ टीचर हमारे पास प्यारे मित्रों इस तरह के टेक्निक होने चाहिए जिससे हम बच्चों को प्रश्न पूछने और समस्या समाधान करने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेट करें। बच्चा जब तक इन सब के लिए तैयार नहीं रहेगा तब तक वो कोई भी कार्य खुद से नहीं कर सकता। चलिए आगे लेके चलूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर। बहुत शानदार प्रश्न आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को कक्षा में मामूली सी भूमिका निभानी होती है। फैसिलिटेटर कहते हैं, सुविधादातक। मतलब बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा यदि कुछ कर रहा है तो थोड़ा बहुत आप उसके साथ हेल्प कर दें, ना कि पूरा हेल्प करें। हाँ, क्योंकि पियाजे द्वारा सुझाए गए विकास के मार्ग पर चलते हुए बच्चा स्वयं ही संज्ञानात्मक रूप से विकसित होगा, बिल्कुल सही है। बच्चा खुद ही ज्ञान का निर्माण करते हैं, नहीं, क्योंकि शिक्षक बच्चों की सक्रिय खोजों में सहायता करता है और सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। नहीं, क्योंकि शिक्षक को प्रशासकीय कर्तव्य भी पूरे करने होते हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि बच्चा दुनिया के बारे में अपने ही विचारों की संरचना करता है, बिल्कुल सही है। अब समझना, 2 और 3 ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहे हैं आपको, समझते जाना।
पहला ऑप्शन लेंगे, हाँ क्योंकि पियाजे द्वारा सुझाए गए विकास के मार्ग पर चलते हुए बच्चा स्वयं ही संज्ञानात्मक रूप से विकसित होगा। बहुत प्यारा उत्तर है। नहीं, क्योंकि शिक्षक बच्चों की सक्रिय खोजों में सहायता करता है और सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार अध्यापक को कक्षा में मामूली सी भूमिका निभानी होती है। नहीं निभानी होती, क्या निभानी होती है? हाँ, क्योंकि बच्चा दुनिया के बारे में अपने ही विचारों की संरचना करता है, विचारों की संरचना करता है, पर वहाँ पर टीचर भी तो हेल्प करता है। अब यहाँ पर ये डी नंबर तो गलत करो आप। हाँ, क्योंकि पियाजे द्वारा सुझाए गए विकास के मार्ग पर चलते हुए बच्चा स्वयं ही संज्ञानात्मक रूप से विकसित होगा। स्वयं ही विकसित होगा नहीं, साथ साथ में हेल्प करना पड़ता है, बच्चों की सक्रिय खोज में सहायता करता है। दिस इज कॉल्ड स्कीमा, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। नोट कर लेना प्यारे मित्रों, वही लेके जा रहा था आप लोगों को मैं, स्कीमा। प्यारे मित्रों लिखना स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? बच्चा पहले तो खुद का ज्ञान का निर्माण करता है, परंतु जब टीचर उसको बता देते हैं कि इसको बेटा इस मार्ग से नहीं इस मार्ग से जाओ, तो आप सफल होगे। अब कैसे समझना, आपने क्या किया, आपके पास नन्हा सा बच्चा है, उस बच्चे को आपने एक कांच की बोतल दी। क्या दी प्यारे मित्रों? कांच की बोतल आपने उसको दिया, एक कांच की बोतल आपने उसको दिया। अब कांच की बोतल में क्या होगा कि बच्चा उससे खेलता है, खेलते खेलते अचानक उसको पटक दिया तो टूट गया। टूटने पर बालक रोने लगता है, फिर उसको आपने फिर उस कांच की बोतल उसको फिर से दे दिया, फिर उस बालक ने उसे फिर से पटक दिया, फिर रोने लगा। तीसरी बार आपने उसको बोल दिया कि बच्चा ये इसको पटकना नहीं, पटकने से टूट जाता है। तो उसके दिमाग में फीड हो गया कि कांच की बोतल को पटकने पर क्या हो जाता है, फूट जाता है। इसलिए बालक कांच की बोतल से खेलता जरूर है पर उसे पटकता नहीं है। मतलब क्या कि बच्चे के अंदर खोज का निर्माण तो हुआ, परंतु टीचर की सहायता के द्वारा हुआ। आ रहा है समझ में? दैट इज कॉल्ड स्कीमा, दैट इज कॉल्ड प्यारे मित्रों स्कीमा। समझ में आ गया? चलिए आगे लेके चलूंगा प्यारे मित्रों, मेरी प्यारी गृहिणियों, मेरी प्यारे बहनों, प्रश्न और साथ साथ में यदि वीडियो समझ में आ रही है और मजा आ रहा है तो शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक है? बिल्कुल प्यारा कॉन्सेप्ट करेंगे, सीसीई वाला प्यारे मित्रों। यहाँ पर आपको सीसीई वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ऐसे प्रश्न और ऐसा विज्ञान पूरे यूट्यूब पे मिल जाए तो लाकर दिखा देना मुझे। प्रश्न देखिए जरा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की सफलता के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, बताइए। आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में करना चाहिए? नहीं, आकलन लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए। विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बच्चे का आकलन एक समय अवधि के भीतर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, समय समय पर बच्चों के लिखित परीक्षा लेना चाहिए। परीक्षा में केवल बहुविकल्पी प्रश्न होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 4 ऑप्शन गलत कर दिए मैंने, है ना। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं ध्यान से। कौन सी पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक प्रभावी होगी? आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में करना चाहिए। सही लग रहा है, प्रारंभ में कर लो, पढ़ाई शुरू करने से पहले कर लो, पढ़ाई करने के बाद कर लो। विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बच्चे का आकलन एक समय अवधि के भीतर करना चाहिए। एक समय अवधि के भीतर मतलब आपके पास एक समय होना चाहिए, उसी समय में आप आकलन कर लें। समय समय पर बच्चों के लिखित परीक्षा लेनी चाहिए? नहीं। परीक्षा केवल बहुविकल्पी होना चाहिए? नहीं। अब ये 2 ऑप्शन तो गलत कर दिया आपने। आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में करना चाहिए, प्रारंभ में और अंत में करना चाहिए, ठीक है। विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग द्वारा बच्चे का आकलन एक समय अवधि के भीतर करना चाहिए? बिल्कुल सही प्यारे मित्रों, आपका ऑप्शन नंबर मैं बता रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में मतलब आपने 2 समय किया, 2 बार किया? नहीं, आप हर समय आकलन करेंगे पर एक समय अवधि में करेंगे, मतलब एक निश्चित समय आपको करना ही पड़ेगा बच्चे का आकलन। समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपके साथ प्यारे मित्रों। ऐसे प्रश्न आपको शानदार प्रश्न, समझ वाले प्रश्न ही आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के कार्य की आलोचना के बजाय प्रशंसा की जाए, यह कथन है। बिल्कुल सही प्यारे मित्रों, यदि आप बच्चों की आलोचना करेंगे तो बच्चे आपसे दूर भागेंगे। इसलिए बच्चों की प्रशंसा करिए, चाहे बच्चा गलत बोल रहा हो चाहे सही बोल रहा हो, आप उसको अप्रिशिएट करिए, उसको पुनर्वलित करिए ताकि बच्चा दोबारा फिर से बोल सके, नहीं तो बच्चा शांत हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे सही है, क्योंकि कोई भी अभिभावक शिक्षक से यह शिकायत नहीं कर सकेगा कि उसने उनकी बच्ची को डांटा। बिल्कुल नहीं। गलत है क्योंकि प्रशंसा से बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल नहीं। गलत है क्योंकि बच्चे वयस्कों द्वारा आलोचना करने से ही अपने कार्य को बेहतर करते हैं। नहीं। सही है क्योंकि बच्चे
में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही है। यदि बच्चे ने कोई भी गलत आंसर दिया है तो आप उसे डांट के फटकार के बैठा देते हैं, ये गलत करते हैं। जब भी आप ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, आपके किसी प्रकार के प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। इसलिए आप क्या करें कि हर बच्चे की प्रशंसा करें, चाहे वो सही बोल रहा हो चाहे वो गलत बोल रहा हो। क्लियर हो गया? चलिए आगे लेके चलूँ। क्वेश्चन नंबर 30 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपकी सर्वाधिक चुनी हुई विधि क्या होगी? इसे आप प्राथमिक विद्यालय कर लीजिए, माध्यमिक जगह प्राथमिक कर लेंगे आप लोग कि प्राथमिक विद्यालय के विज्ञान शिक्षक के रूप में, विज्ञान की जगह पर्यावरण लिख लीजिए आप लोग, पर्यावरण शिक्षक के रूप में आपकी सर्वाधिक चुनी हुई विधि क्या होगी? पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को उत्तर लिखवाना? नहीं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहना और उन्हें कक्षा में लिखा देना? नहीं। प्रयोगों का संचालन करना और योजना प्रोजेक्ट कराना? बिल्कुल सही है। बच्चों से पाठ जोर से पढ़वाना? नहीं। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं पर्यावरण शिक्षक के लिए तो आपके पास सबसे अच्छी विधि तो यही है कि प्रयोग करवाएं। मतलब क्या, बच्चों को खोज संबंधी कार्य करवाएं, अन्वेषण संबंधी कार्य करवाएं, ताकि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग सीखें, करके सीखें, जिससे बच्चों के अंदर सृजनात्मकता, खोज और साथ साथ में अपने भविष्योन्मुखी कार्य करने की आदत का विकास हो सके। इस तरह से प्यारे मित्रों आप उत्तर करवाएंगे। सेकेंड लास्ट प्रश्न लूंगा आपके साथ मेरे प्यारे दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न आपके लिए लूंगा मैं। एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर भी शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहे हैं। इसका कारण हो सकता है, मतलब क्या कि आपने बच्चों को मोटिवेट किया, उसके बाद भी बच्चे प्रेरित नहीं हो रहे हैं, स्टार देने के बाद भी बच्चे प्रेरित नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शिक्षक विभिन्न रंगों के स्टार नहीं दे रहा है? नहीं। शिक्षक उपयुक्त स्टार नहीं दे रहा है? नहीं। शिक्षार्थी अधिगम में असमर्थ है? बिल्कुल हो सकता है। लंबी अवधि के अधिगम और तथा रुचि की केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं लंबी अवधि के अधिगम, मतलब यदि आपने किसी प्रकार से लंबी अवधि, लंबे समय वाली अधिगम कार्य कराया है और इसमें रुचि भी नहीं ले रहे हैं बच्चे, मतलब इस तरह से आपने शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया है कि बच्चे रुचि ले सकें, तो आपको स्टार देने पर भी बच्चा क्या नहीं होंगे? प्रेरित नहीं होंगे। तो हमें इस प्रकार से टीचिंग कराना है कि बच्चे प्रेरित हों, रुचि लें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लूंगा आपके साथ में। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम में क्या भूमिका निभाते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में क्या भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए जरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बच्चे क्या करते हैं? समाज से सीखते हैं और अपनी संस्कृति से भी सीखते हैं। असार्थक भूमिका? नहीं। अधिगम से संबंधित नहीं है? नहीं। अधिगम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बिल्कुल सही है। प्यारे मित्रों, जब हम सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की बात करते हैं तो हमारे द्वारा जो भी बच्चों के अंदर खेल हो गया और साथ साथ में प्रार्थना सभा हो गया, हमारे यहाँ मनाए जाने वाले 30 त्यौहार हो गए, गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गांधी जयंती हो गया, ये सब जो कार्य होते हैं बच्चों के अंदर हमारे भारतीय संस्कृति को बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो प्यारे मित्रों, ये थी आज के सुपर 15 प्रश्न व्याख्यान के साथ में। प्यारे मित्रों, यदि पसंद आई तो शेयर अवश्य करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। लाइक कर देना है वीडियो को और कमेंट करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।